Hello student, we will continue our chapter 2 atomic structure of class 11th chemistry, right? So earlier we studied the discovery of all the three fundamental particles, that is electron, neutron and proton. And electron carry negative charge, proton carry positive charge and neutron carry no charge. It is a neutral particle, right? So after these discoveries, attempts has been made earlier from the time of Thomson to predict the structure of the atom, how these particles exist inside the atom. ये particles atoms के अंदर कैसे exist करते हैं, कैसे atom का structure होता है, ये सारी चीज़ों पे पहले से ही काम हो रहा था, लेकिन चीज़ें clear हुई इन तीनों particles के discovery के बाद. तो हम एक एक मॉडल हमने इसे 9th में भी पढ़ा है, but then also we will study these models to understand the exact model of the atom that is in your this chapter. Right. So the first model you remember from class 9, Thomson atomic model. This model was given by Thomson, and he said that the atom is a positively charged sphere, in which the electrons are embedded inside the sphere. Means he said his model as watermelon model or plum pudding model or raisin pudding model, because the model is similar to a watermelon. जैसे watermelon के अंदर आप ऐसे समझिए, वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और वाटर तरबूज के जो बीज हैं, काले काले जो बीज हैं, वो इलेक्ट्रॉन है. तो उन्होंने उनका ये जो मॉडल था ठीक उस तरबूज की तरह था, जिसमें लाल वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर काले काले बीज पूरी उसमें फैले हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट. उस टाइम पे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें न्यूट्रॉन का पता नहीं था. So he explained the presence of positive and negative charges inside the atom. क्योंकि इन्हीं दो पार्टिकल्स का केवल पता था, तो उन्होंने उस समय केवल इन्हीं दो पार्टिकल्स की बात की और इन्होंने बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो वाटरमेलन की तरह है, या प्लम पुडिंग मॉडल, या जैसे क्रिसमस का जो केक होता है जिसमें इन्होंने बोला जो पूरा केक है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके पे जो ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन है. तो ये मॉडल पूरी तरह गलत हुआ, क्योंकि बाद में एक पार्टिकल और खोजा गया जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं. तो हम दूसरे एक्सपेरिमेंट पे आते हैं. कुछ सालों के बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे एटम के स्ट्रक्चर का काफी कुछ पता चला. वो क्या था एक्सपेरिमेंट था? दिस एक्सपेरिमेंट वाज नोन एज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. दिस एक्सपेरिमेंट इज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इन दिस एक्सपेरिमेंट एज यू कैन सी एक सोर्स है जहां से अल्फा रेज को ओरिजिनेट किया जा रहा है. राइट. ये सोर्स से जो अल्फा रेज निकल रहे हैं वो यहां से, ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने ये गोल्ड फॉइल यूज की है. ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल. इसको रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. ये गोल्ड फॉइल इन्होंने इसलिए ली थी क्योंकि फॉर दिस एक्सपेरिमेंट ही रिक्वायर्स मिनिमम नंबर ऑफ एटम, एंड फॉर मिनिमम नंबर ऑफ एटम ही रिक्वायर्स दैट मेटल विच इज हाईली मेलेबल. हाईली मेलेबल होगा तो उसे पतली से पतली शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और सबसे पतली शीट में सबसे कम एटम एग्जिस्ट करेंगे. राइट. सो इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया. गोल्ड फॉइल के अगल बगल इन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई. फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब फ्लोरोसेंट जैसे टीवी की स्क्रीन होती है, वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जिसपे जब कोई चार्ज टकराएगा तो वो हिस्सा ग्लो करेगा, मतलब चमकेगा. राइट. तो ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है. ये गोल वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है. दिस इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन. इससे जब कभी भी कोई चार्ज टकराएगा तो ये हिस्सा ग्लो करेगा. यहां से अल्फा रे निकली, और एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया? ज्यादातर अल्फा रेज सीधे पास कर गई, मतलब गोल्ड फॉइल से सीधे पास कर गई. जैसा कि आप देख रहे हैं ज्यादातर अल्फा रेज सीधे पास कर गई. तो ये अल्फा रेज पास करके इस हिस्से से टकराई होंगी फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, तो यहां पर ब्राइटनेस ऑब्जर्व की गई होगी. राइट. तो इससे ये पता चला, साइंटिस्टों को पता था कि वो कितनी अल्फा रेज पास करा रहे हैं, तो उस बेसिस पे उन्होंने ये पता लगाया कि ज्यादातर जो अल्फा रेज हैं वो इस गोल्ड फॉइल से सीधे पास कर गई हैं. थोड़ी अल्फा रेज अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब उन्हें जाना था, एक्सपेक्टेड था कि वो सीधे जाएंगी, बट वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई. आप देख सकते हैं ये दो अल्फा रेज वापस डिफ्लेक्ट हो गई हैं. और बहुत 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 कम अल्फा रेज
वापस अपने पाथ को रिट्रेस की, मतलब दे बाउंस बैक, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर गई। जैसा कि आप देख रहे हैं केवल एक अल्फा रे मैंने यहां शो किया है, वो वापस बाउंस बैक कर गई, अपने पाथ को उसने अपने पाथ पे वापस रिबाउंड कर गई। ऐसे समझिए आप कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए अराउंड 100 अल्फा रेज वर टेकन, राइट? सो अराउंड 100 अल्फा रेज वर टेकन। नाउ what was the observation? The observation by Rutherford was totally unexpected. In his terms, the observation उनके हिसाब से जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो इतना अलग था उनके शब्दों में, जैसे कि एक टिश्यू पेपर पे एक बहुत मोटी गोली मारी जाए, जो आप बहुत मोटी गोली मारी जाए और वो गोली उस टिश्यू पेपर को से टकरा के वापस आ जाए। दैट वाज अ टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। सो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन सपोज आप करिए, मैं आपको ये केवल समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा था नहीं। सपोज 100 अल्फा रेज इस एक्सपेरिमेंट के लिए ली गई थी, राइट? 100 अल्फा रेज इस एक्सपेरिमेंट के लिए ली गई थी। इसमें से 80 अल्फा रेज जो थी वो सीधे पास कर गई, मतलब उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, वो सीधे गोल्ड फॉइल से पास कर गई। अराउंड 18 अल्फा रेज अपने पास से डिफ्लेक्ट कर गई, अराउंड 18 अल्फा रेज अपने पास से डिफ्लेक्ट कर गई, और केवल 2 अल्फा रेज ऐसी थी जो अपने पाथ को रिट्रेस किया उन्होंने या बाउंस बैक कर गई, राइट? दिस वाज द ऑब्जर्वेशन बाय रदरफोर्ड दैट around 80% of the alpha rays pass straight, 18 alpha rays deflected from the path, and around 2 alpha rays bounce back. So what was the conclusion drawn by Rutherford from this experiment? The conclusion drawn by Rutherford from this experiment was, since most of the alpha rays pass straight, most of the alpha rays pass straight, that means atom has large empty space, right? This means atom has large empty space, right? Second thing, 18 alpha rays deflected from the path. 18 alpha rays deflected from the path. This means alpha rays are positively charged rays. I told you earlier, alpha rays are positively charged rays, and positive will repel each other, just like negative repel each other, positive repel each other, and positive negative will attract each other. So positive will repel each other. So since some of the alpha rays deflected from the path, this shows that atom contain a positively charged, or center is positively charged, right? Center is positively, or the nucleus of the atom is positively charged, right? Now 2 rays bounce back. 2 rays bounce back. This conclusion, from this Rutherford concluded that mass of the atom is concentrated in a very small space. Mass of the atom is concentrated in a very small space. This is something like this. You can see in the figure. Suppose this is a circular window. This is a circular window, and these are the supports in the window. These are the supports. If you take a small stone, and you throw the stone from this window, then if you take 100 of stones, then most of the stones will pass straight. Most of the stone will pass from this window. Very few stone will hit on this surface and will fall back inside the room. Very few stones. Same case occurred here. In this case, you can see atom has large empty space, since most of the alpha rays pass straight, and 2 rays bounce back means the mass of the atom is concentrated in a very small space, right? Electron has negligible mass. I told you earlier, electrons have negligible mass, and center of the nucleus, center of the atom contain proton and neutron. So all the mass of the atom is concentrated in the center, right? This was predicted by Rutherford from this third point. Then on all these basis, Rutherford gave his model of atom, and his model of atom is like this. You can see this model is spiral in shape. Spiral shape है, जलेबी की तरह है. This is spiral in shape. This is the nucleus. This is the nucleus which contains the positive charge, and you can see the electron is moving in a spiral path. You can see the electron is moving in the spiral path of the electron. But this model failed. This model failed because if what scientists said, if electron is moving in an accelerated path, then if the electron is moving in a spiral path, then the motion should be accelerated.
accelerated, and if the motion is accelerated, then a time will come when electron will lose all its energy. Suppose at this point electron will lose all its energy and it will fall inside the nucleus. It will fall inside the nucleus and the structure of the atom will collapse. You can understand this from this example. If you are moving with a bike on a plain road, then the accelerator is in normal state. But if suppose a overbridge comes, एक पुल आ जाता है, then you need to accelerate your motorcycle. Or if you are moving for, suppose आप साइकिल से ही जा रहे हो, आप एक प्लेन रोड पे बड़े आराम से जा रहे हो, तभी एक पुल आ जाता है, उस पुल पे आपको पैडल ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. इन द केस ऑफ बाइसिकल आपके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बर्न हो रहा है, एंड इन केस ऑफ मोटरसाइकिल आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल ज्यादा बर्न हो रहा है. और ऐसे ही अगर ऊंचाई बहुत ज्यादा रही ओवरब्रिज की, तो एक समय ऐसा आएगा जब सारा पेट्रोल खत्म हो गया या आप थक जाओगे इन केस ऑफ बाइसिकल और आपकी साइकिल वहीं पे रोक दोगे. सेम केस इज हियर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, इफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग, कीप ऑन एक्सेलरेटिंग, इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती चली जा रही है. यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती चली जा रही है, और इस तरह इलेक्ट्रॉन अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लूज करेगा. और जब वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लूज करेगा तो एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज कर जाएगा और वो न्यूक्लियस में वापस गिर जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा. और अगर एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा. राइट, मैटर एग्जिस्ट. सपोज मैं इस पेन से लिख रहा हूं, इस पेन में जो एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन, अगर ये एटम, ये मॉडल सही होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गिर जाता और इस पेन के सारे एटम खत्म हो जाते, और पेन का एटम खत्म हो गया तो पेन भी खत्म हो जाता, यानी पेन मेरे हाथ से गायब हो जाता. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी मैटर स्टेबल है, ये भी मैटर स्टेबल है, ये भी मैटर स्टेबल है, और ये भी मैटर स्टेबल. मेरा हैंड मैटर अगर स्टेबल है, दैट मीन्स कि एटम का ये स्ट्रक्चर गलत है, एटम का स्ट्रक्चर कुछ और है. सो दिस मॉडल फेल्ड. दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. राइट, आफ्टर दिस रदरफोर्ड्स मॉडल, नील बोर गिव द model of the atom, right? But this model of the atom was given after many studies. तो हम उन स्टडीज को, इस मॉडल को एक बार थोड़ा सा समझते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. उस मॉडल को हम जो स्टडीज हुई उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे नील बोर ने जो एग्जैक्ट मॉडल दिया एटम का वो क्या है. बट इनिशियली हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं. नील बोर said that the electrons, the model of the Rutherford is totally right, but there is one mistake. That Rutherford said that electron move in a spiral path, but Niels Bohr said they don't move in a spiral path. They move in discrete orbit. They move in their discrete orbit. What is the meaning of discrete orbit? Discrete orbit means allotted path. Allotted path or shell या निर्धारित कक्षा means electrons are supposed to move in their discrete orbit, and when they move in their discrete orbit they don't lose their energy. जैसा कि आप इस समय अपने घर में बैठे हुए हो, अगर बाकी चीजें हटा दी जाएं तो इस समय शायद आपका कोई किसी तरीके का खर्चा नहीं हो रहा, ना फ्यूल का खर्चा है, ना बाहर वैसा कोई खर्चा है. तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जब वो अपने घर में मूव करते हैं, when they move in their path they don't lose their energy. And this is the model of the atom in which the nucleus is in the center that contains proton and neutron, and electrons move outside the nucleus in their circular path, and this path is known as shell energy level or orbit, and this is the internal shell is known as K shell, then L shell, then M shell, and the number of electrons, एक और पाथ में, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये डिसाइड होता है बाय द फॉर्मूला 2n square. This is also known as Bohr-Bury's rule, 2n square, where n is the number of orbit. K shell has been allotted energy level 1. These shells are also known as energy level. So K shell has been allotted energy level n is equal to 1, L is n is equal to 2, M is n is equal to 3. So you can see 2n square, n is equal to number of orbit. So if you put the value of n is equal to 1 in the first path, in the K shell, so K shell will contain total 2 electron, and in case of L shell the value will be 2, so total of 8 electron, and M shell the value will be 3 and total of 18 electron. So this was the model given by Niels Bohr that we will study in detail further. Many studies had been done on this model, and then the structure of the atom has been
predicted. That we will continue in our next chapter. Till then keep on studying all these things. इसको आप पढ़िए, इसको बहुत ही डीपली पढ़िए.